नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आज हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, मेक इन इंडिया पहल के 10 सालों की। मेक इन इंडिया एक ऐसी पहल जिसने देश की आर्थिक प्रगति को न केवल नई रफ्तार दी बल्कि अवसरों के ऐसे द्वार खोले जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। आज अगर देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर है, उसमें भी इस पहल का बड़ा योगदान है। विनिर्माण, नवाचार, निर्यात और रोजगार सहित कितने ही मोर्चों पर मेक इन इंडिया पहल ने अलग छाप छोड़ी है। आज ये पहल 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक संकल्प को दिखा भी रही है और विकास की नई गाथा भी लिख रही है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं मेक इन इंडिया के 10 साल के सफर पर और देखते हैं कि देश के आर्थिक विकास में इस पहल ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जिन हालात में भारत की कमान संभाली, उसमें देश के सामने कई चुनौतियां थीं। एक ओर भारतीय अर्थव्यवस्था हाँफ रही थी, वहीं अन्य देश अपनी आर्थिक प्रगति को रफ्तार देने में लगे थे। ऐसे में जरूरत थी देश की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने वाली किसी क्रांतिकारी पहल की। और ये पहल हुई 25 सितंबर 2014 को, जब प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में सशक्त बनाने के लिए ये वो प्रयास था जिसने आर्थिक विकास की उड़ान को नई ऊंचाइयां दी। अगर हमें नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो स्थिति है उसको संतुलन पैदा करना हो तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बल देना होगा। हमारे नौजवानों की जो विधा है, सामर्थ्य है, उसको अगर काम में लाना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना पड़ेगा। और इसके लिए हिंदुस्तान की भी पूरी ताकत लगे, लेकिन विश्व की शक्तियों को भी हम निमंत्रण देते हैं। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। पीएम की इस पहल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, नवाचार में वृद्धि करने, कौशल विकास में बढ़ोतरी और विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पहल के पिछले 10 साल हर मायने में बेमिसाल कहे जा सकते हैं। इसकी सफलता को सराहते हुए पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा कि मेक इन इंडिया ने दिखा दिया है कि भारत को रोका नहीं जा सकता। पीएम ने कहा कि इस पहल के पीछे लक्ष्य इसको सुनिश्चित करना है कि हमारे जैसा प्रतिभाशाली राष्ट्र केवल आयातक न रहे बल्कि निर्यातक भी बने। पीएम ने कहा कि मेक इन इंडिया की छाप सभी क्षेत्रों में दिखाई देने लगी है, जिनमें वो क्षेत्र भी शामिल हैं जहां हमने कभी प्रभाव डालने का सपना भी नहीं देखा था। मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी कई पहलुओं से समझी जा सकती है। इसके लिए सरकार के प्रयास भी उतने ही व्यापक रहे हैं। आर्थिक विकास की इस ऐतिहासिक पहल के लिए व्यावसायिक परिस्थितियों में सुधार सबसे जरूरी था। इसके तहत सरकार ने तेजी से बड़े कदम उठाए हैं। व्यापार सुगमता में 2014 में 142वें पायदान पर खड़ा भारत 2019 तक बड़ी छलांग लगाकर 63वें पायदान पर जा पहुंचा। 42,000 से अधिक कंप्लायंस में नरमी और 3700 प्रावधानों में सजा को हटा दिया गया। त्वरित अनुमोदन के लिए 32 मंत्रालयों और विभागों और 29 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया। बुनियादी ढांचे के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसा मंच उपलब्ध कराया गया। लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति लाई गई। 11 औद्योगिक गलियारों के विकास हेतु 28,602 करोड़ रुपए की 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली। नवाचार को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल की गई। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या अब बढ़कर 1,40,803 हो गई है। मोदी सरकार के इन समग्र प्रयासों के नतीजे भी शानदार रहे हैं। एक दशक में भारत में विदेशी निवेश में होने वाला इजाफा भी इसको बखूबी दर्शाता है। 2014 के बाद से भारत ने 667.4 अरब डॉलर के विदेशी निवेश को आकर्षित किया है।
एक दशक का ये आंकड़ा इससे पिछले दशक की तुलना में 119% अधिक है। ये निवेश देश के कुछ खास हिस्सों और सेक्टरों में आने के बजाय 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 57 सेक्टरों में आया। इससे न केवल अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिला, बल्कि देश के सभी हिस्से विकास के सफर में भागीदार बने। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का निर्यात 437 अरब डॉलर को पार कर गया। निर्यात में इजाफे के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने का लाभ कई ढंग से सामने आया। जिस विनिर्माण क्षेत्र से 2017-18 में 57 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा हुए थे, 2022-23 में यह आंकड़ा 64.4 मिलियन हो गया। 2020 में आई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना ने लगभग 1,32,000 करोड़ के निवेश की राह तैयार की। इससे विनिर्माण को ऐतिहासिक रूप से बढ़ावा मिला और जून 2024 में विनिर्माण उत्पादन 10,90,000 करोड़ का हो गया। इस पहल ने परोक्ष और अपरोक्ष रूप से 8.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए। सरकार ने घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे मजबूत और गतिशील आर्थिक माहौल को बढ़ावा मिला है। GST और कॉरपोरेट कर में कटौती जैसे ऐतिहासिक सुधारों से लेकर व्यापार करने में आसानी और FDI नीतियों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से दूरगामी उपायों तक, इन सभी प्रयासों के ठोस नतीजे आज जमीन पर साफ देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल के 10 साल पर एक ब्लॉग लिखा। PM ने इसकी कामयाबी को देश के 140 करोड़ लोगों के प्रयास से जोड़ा। PM ने विभिन्न क्षेत्रों में इस पहल से मिली अभूतपूर्व मदद को सराहा। विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन चुका भारत अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश आर्थिक प्रगति की अभूतपूर्व गति का गवाह बन रहा है। इन प्रयासों में मेक इन इंडिया पहल की भूमिका शानदार साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की 10 साल की उपलब्धियों को सराहते हुए लिंक्डइन पर ब्लॉग लिखा। PM ने इस मुहिम की कामयाबी की तस्वीर देश के सामने रखते हुए बताया कि किस तरह भारत उन ऊंचाइयों को छू रहा है जिनके बारे में पहले सोचना भी मुश्किल था। मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में मिली सफलता का जिक्र करते हुए PM ने लिखा कि 2014 में पूरे देश में मात्र 2 मोबाइल विनिर्माण इकाइयां थीं। आज देश में 200 से अधिक मोबाइल विनिर्माण इकाइयां काम कर रही हैं। कभी मात्र 1556 करोड़ का हमारा मोबाइल निर्यात आज 1.2 लाख करोड़ का हो गया है। मोबाइल निर्यात में 7,500% की ये वृद्धि बताती है कि बदलाव कितना विशाल और क्रांतिकारी रहा है। आज देश में प्रयोग होने वाले 99% मोबाइल फोन भारत में ही बने हुए हैं। विश्व भर में मोबाइल विनिर्माण के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। सरकार का प्रयास केवल ये सुनिश्चित करना नहीं कि देश आर्थिक प्रगति करे, बल्कि जोर इस बात पर है कि भारत वैश्विक आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु बन जाए। ऐसे में सेमीकंडक्टर विनिर्माण जैसे क्षेत्र अहम हो जाते हैं। सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में सेमीकंडक्टर विनिर्माण में मिली सफलता का भी जिक्र किया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र ने लगभग 1.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को आकर्षित किया है। देश में 5 प्लांट मंजूर किए जा चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 7 करोड़ चिप प्रतिदिन से अधिक होगी। सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों में हाल में बहुत तेजी आई है। प्रधानमंत्री ने अपने विदेश दौरों के दौरान बिजनेस लीडर्स से लगातार मुलाकातें करके उन्हें भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है। विश्व की दिग्गज कंपनियों के बीच प्रधानमंत्री के आह्वान का सकारात्मक असर भी दिखाई दे रहा है। हाल में अमेरिका यात्रा के दौरान भी PM नामचीन कंपनियों के प्रमुखों से मिले और भारत में निवेश का न्योता दिया। Prime Minister has been focused on transforming India with his Digital India vision. He pushed us to continue making in India, designing in India. We are proud to now make our Pixel phones manufactured in India. He is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. मेक इन इंडिया जैसी पहल और प्रभावी आर्थिक सुधारों की पूरी श्रृंखला के सकारात्मक नतीजे नए नए क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। मसलन अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है।
केवल एक दशक में देश ने अपनी क्षमता में 400% का जबरदस्त इजाफा किया है। इसी प्रकार 2014 में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का जो क्षेत्र देश में था ही नहीं, आज वो 3 अरब डॉलर का हो चुका है। निर्यात क्षेत्र में देश के रक्षा उत्पादों ने भी दुनिया में धाक जमाई है। हमारा रक्षा निर्यात 1000 करोड़ से बढ़कर 21,000 करोड़ का हो चुका है। भारत आज 85 देशों को रक्षा निर्यात कर रहा है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना ने भी विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे न केवल हजारों करोड़ का निवेश संभव हुआ है, बल्कि रोजगार के लाखों अवसर भी पैदा हुए हैं। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड के परफेक्ट तालमेल ने देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने की मुहिम को नई रफ्तार दी है। भारत आज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख भागीदार बन चुका है। साथ ही आज दुनिया भारत को व्यापार के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखती है। नवाचार को बढ़ावा देने की पहल और भारत की कौशल से लैस युवा शक्ति सफलता के उस सफर को आगे बढ़ाने में लगी है, जहां देश आत्मनिर्भरता और विकसित भारत के लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हिमानी पांडे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की। हमारे साथ मनीष कुकरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया टॉय मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से वो जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हिमानी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। हमने ये तो देखा कि 10 साल में मेक इन इंडिया ने कितनी बड़ी सफलता दिखाई है पूरे भारत के अंदर में, लेकिन अगर हम 10 साल पहले चले जाएं और तब की अगर हम बात करें तो कई सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते थे, लाल फीताशाही होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उस तरह का, पैसे की कमी थी। तो इन 10 सालों को अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक्सप्लेन करें क्या कुछ फायदा पूरे सिस्टम को हुआ है मेक इन इंडिया की जो मुहिम है इससे, ताकि देश और आगे की ओर बढ़ सके, तो कैसे आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे? So thank you for having me on this program. ये जो कार्यक्रम में जो चर्चा का बिंदु आज है कि हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत पिछले 10 सालों में हमने क्या उपलब्धि हासिल करी, उसका बहुत ही अच्छा विश्लेषण आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने कार्यक्रम में किया ही था। अगर हम पैरामीटर्स के हिसाब से इन्हीं आंकड़ों को उससे विगत 10 सालों पर देखें तो हम पाते हैं कि हम काफी पिछड़े हुए थे। और आज का दिन मुझे लगता है विशेष रूप से क्योंकि आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी खबर आज आई है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत ने अपनी एक पायदान और ऊपर चढ़ गया है इस वर्ष, पिछले वर्ष की भांति। तो अगर हम 2020 में देखें तो हम 48वें स्थान पे हुआ करते थे out of 133 economies, and today we are at the 39th position, which is a climb up from last year also. और इसमें जहां पर हमारी विशेष रूप से जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है वो नॉलेज एंड इनोवेशन आउटपुट में रही है, जहां हम 22वें स्थान पर हैं। और मार्केट सोफिस्टिकेशन में हम लोग 23वें स्थान पर हैं। तो हर जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बेटर इकोनॉमीज में शामिल होते जा रहे हैं। विशेष रूप से जो इनोवेशन के क्षेत्र में यदि हम देखें तो चाहे वो सुगमता से हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हो, हमने हर जगह पे अपनी जो हमारी लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उससे बियॉन्ड आवर वेट वी हैव पंच्ड इन दैट, एंड वी हैव ओवर परफॉर्म्ड अक्रॉस मेनी इकोनॉमीज. In terms of looking at just the South and East Asian economies, we are again at #1 position on the Global Innovation Index. So, of course, very happy to have these results with us. But also, as you said, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें और सुधार करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी कुछ हुआ है। सिंप्लीफिकेशन हुए हैं रूल्स के, बहुत सारी चीजें हटाई गई हैं जो आर्केक थी, जिसकी अभी आवश्यकता नहीं थी। देश बहुत आगे बढ़ चुका है उसके लिए, और डिजिटाइजेशन बहुत वृहद पैमाने पर हुआ है। और हम लोग ने सिंप्लीफिकेशन किया है बहुत सारे रूल्स का, रेगुलेशंस का, और डीडुप्लीकेशन हुआ है। कई चीजें होती हैं कि कई बार लोगों को करना डिटेल्स देने की आवश्यकता होती है, उसमें काफी और काम करने की आवश्यकता है, बट बहुत कुछ काम हो चुका है। विशेष रूप से विगत वर्ष आपको ध्यान होगा कि जन विश्वास एक्ट भी लाया गया था जो डीक्रिमिनलाइजेशन से संबंधित था, कि बिजनेस को और साथ ही ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार हम लोग छोटी छोटी एक्ट्स जिनको क्रिमिनल ऑफेंसेस माना जाता था उनको डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया।
और इस वर्ष भी हम लोग उसी की तैयारी में हैं और बहुत ही वृहद पैमाने पर इंडस्ट्री के साथ, लोगों के साथ, स्टेट्स के साथ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रहा है, ताकि ये केवल केंद्र सरकार का ही नहीं परंतु सभी राज्य सरकारों के साथ भी वो भी इस मुहिम में शामिल हो कि हम लोग किस तरह से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी करें और ईज ऑफ लिविंग फॉर द कॉमन सिटीजन भी करें। ठीक है, मनीष कुकरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय खिलौना निर्माता संघ से हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर खिलौनों की बात करें और भारत के जो खिलौना उद्योग है उसको प्रोत्साहित करने में प्रधानमंत्री जी का काफी बड़ा योगदान है। समय पहले एक समय पे ये सोचा भी नहीं जाता था कि भारत के अंदर के भी जो खिलौने उद्योग हैं उनके खिलौने भी बाजार में आएंगे। अगर बाजार में खिलौने लेने जाते थे तो उसमें चाइना के, ताइवान के और दूसरे देशों के खिलौने ज्यादा होते थे। आपका निजी अनुभव क्या कहता है पिछले 10 सालों का? नमस्कार चंद्रशेखर जी, थैंक यू वेरी मच। हिमानी जी ने जो कहा एक्चुअली बहुत सही कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत आगे आ गई है हमारी कंट्री। और 10 साल के अंदर जो मैंने चेंज देखा है हमारा, मुझे याद है 10 साल पहले हमने एक प्रेजेंटेशन दिया था गवर्नमेंट को और टॉय खिलौना उद्योग के बारे में, हमने उनके प्रॉब्लम्स बताई थी और सरकार ने इतना अच्छा काम किया उसके ऊपर, क्योंकि अभी हाल ही में हमारा एक इंडिया का सबसे बड़ा खिलौना का जो एग्जीबिशन है किड्स इंडिया, अभी हाल ही में 10 दिन पहले खत्म हुआ है, जो आपके चैनल ने भी कवर किया था। और वहाँ पे हमने देखा है कि नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स जो 10 साल से लेकर अभी तक बढ़ गए हैं। तो अगर उसपे मेरे हिसाब से करीबन आई थिंक 100% ग्रोथ तो मैन्युफैक्चरर्स के अंदर ही आई है, विच इज अ वेरी गुड नंबर फॉर अस। इंडिया से एक्सपोर्ट भी आपने देखा होगा 2014 से लेकर आंकड़े दिखा रहे हैं कि काफी हद तक बढ़ा है। अभी जैसे आप कह रहे थे कि पहले हमको बाजार में मेड इन चाइना या मेड इन ताइवान एंड यूरोप के प्रोडक्ट्स मिलते थे, आपको भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी मिलता है। और मुझे खुशी की बात है कि मैंने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अमेरिका के रिटेल आउटलेट्स में भी देखा और वहीं से मैंने रिपोर्टिंग की थी मिनिस्ट्री को, आई वाज वेरी हैप्पी। तो एक ये चीज है, एग्जीबिशन किड्स इंडिया जो भी हुई है, मैंने उसमें देखा है कि 120 से ज्यादा फॉरेन बायर्स आए थे और वो इंडिया से सोर्स करने में इंटरेस्टेड है। एंड जो मैंने देखा है, उन्होंने कहा है कि इंडिया इज नॉट फ्रॉम द लोएस्ट बाय, दे हैव अपग्रेडेड इंडिया टू द बेस्ट बाय। ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि हमारे लिए, और आई थिंक मेक इन इंडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने जब पहली बार मन की बात में बात कही थी खिलौने उद्योग के बारे में, हमारे इतने सालों के जो मैं पिछले 25-30 साल से इंडस्ट्री में हूँ, पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के ऑफिस से किसी को अपना खिलौना उद्योग के बारे में बात करते हुए सुना है। और ये जो एकदम से फोकस आ गया है हमारे ऊपर, आई थिंक इट इज वेरी गुड और आई थिंक इट इज वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। हिमानी जी, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें और जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें भारत जिस तरह से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि अच्छे खासी तादाद में हमारे पास एफडीआई आए। और एफडीआई को अगर जो आंकड़े हैं वो भी काफी प्रोत्साहित करने वाले आंकड़े हैं। अगर हम 2004 और 2014 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसकी तुलना हम करते हैं 2014 और 2024 के टाइम पीरियड की, तो 69% एफडीआई बढ़ा है। तो ये एफडीआई जो मेक इन इंडिया, क्योंकि मेक इन इंडिया सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, इसके साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं, कई सारे जो नियम कानून हैं वो सरल किए गए हैं, स्किल बढ़ाया गया है, देश के अंदर जिस जिस चीज की जरूरत होती है उसको बढ़ाया गया है। तो एफडीआई के लिहाज से इस यात्रा को आप किस तरह से क्या कुछ कहेंगे? तो अगर आप देखें कि 2014 से जो हम लोग देखते हैं, आपने वर्णन भी किया अपने कार्यक्रम में और डिटेल्स भी दिखाया था, so 69% of the total FDI which came from 2000 onwards till now has actually come in the past decade, and that also towards the last few years. So ये FDI बढ़ा है और लोगों का आकर्षण भारत में निवेश के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा है। और सही बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा सुगमता आई है और स्किलिंग प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा हुए हैं। इसके साथ साथ एफडीआई पॉलिसीज में बहुत निरंतर तरीके से, इनफैक्ट आई वुड से कि एकदम अनवरत तरीके से इसमें लिबरलाइजेशन हुआ है। और लगभग 99% एफडीआई जो हमारे देश में अब आता है वो ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से आता है। बहुत ही कम क्षेत्र हैं जो थोड़े से रेगुलेटेड क्षेत्र में जाते हैं।
अदरवाइज बहुत सुगमता लोगों के लिए लाई गई है ताकि वो आसानी से भारत में निवेश कर सकें, और उसके साथ ही जब वो भारत में आ जाते हैं एक बार तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया, उसका फायदा उन लोगों को मिल रहा है। और ये एक लंबी यात्रा है, इसमें हमें और भी जाना है ताकि हम बहुत ज्यादा सुगम बना सके लोगों को व्यापार करना अपने देश में और हमारे देश में निवेश करना। और मनीष जी ने जो क्वालिटी की बात कही, आई एक्चुअली वुड लाइक टू सेकंड इट, कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लाए गए और बहुत ज्यादा संख्या में भी अब लाए जा रहे हैं ताकि बेहतर निवेश और बेहतर क्वालिटी की चीजें हम लोग उत्पादित करें और अपने देश को एक क्वालिटी डेस्टिनेशन के रूप में भी बिल्कुल, क्वालिटी काफी एक महत्वपूर्ण चीज है इसमें। हमारी अगर सामानों की क्वालिटी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है विश्व में उसकी अच्छी पूछ होगी। कुकरेजा जी, पिछले 10 साल में कई सारे सुधार किए गए हैं, हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं, और उसके अलावा राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली की अगर हम बात करें, पीएम गति शक्ति की हम बात करें, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाई गई उसकी हम बात करें, उसके अलावा जो औद्योगिक गलियारे बनाए जा रहे हैं उसकी हम बात करें, एक जिला एक उत्पाद जैसी इस तरह की जो नीतियां हैं वो बनाई जा रही हैं। सवाल आपसे यह है कि ऐसे में हम पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, न सिर्फ टॉय इंडस्ट्री की, ऐसे में दुनिया के जो लोग हिंदुस्तान में निवेश करना चाहते हैं उनका भरोसा कितना और बढ़ जाता है इस तरह के कदम उठाने के बाद? सर, आई थिंक जो प्रधानमंत्री जी ने नीति बनाई है, जो सरकार ने पिछले 10 साल में, एक होता है नीति बनाना और एक होता है उसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना, उसको एक लागू करके सामने लेके आना। वो जो हो गया है लोगों ने देखा है 10 साल के अंदर। अभी आपके प्रेजेंटेशन में ही था कि इंडिया में मोबाइल फोन कुछ बनते ही नहीं थे, अब एकदम से इंडिया नंबर 2 बन गया है जी। अभी सुंदर पिचाई जी का भी आया था उसमें कि भी वो पिक्सल 9 वो भी इंडिया में बना रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री जब किधर बाहर जाते हैं तो वो इंडिया को वी गोस टू मतलब इंडिया को शोकेस करने जाते हैं कि भाई आप इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप आइएगा जरूर। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड, ही इज आई थिंक द बेस्ट प्रमोट, एक्चुअली शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन द ब्रांड एम्बेसडर, ही इज द बिगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कंट्री। एंड क्वालिटी कंट्रोल आई डेफिनेटली एग्री ऑन दैट, होना चाहिए था, बिकॉज इंडिया जब 2014 में जब मैं प्रेसिडेंट बना था एसोसिएशन का, तो इंडिया वाज द मोस्ट अनरेगुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पे सबसे कम रेगुलेशन होते थे, इसलिए क्वालिटी और उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं था। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, हिमानी जी ने सही कहा, इट्स लॉन्ग जर्नी, उसको टाइम लगता है लोगों को भी एक्सेप्ट करने में, क्योंकि क्वालिटी के साथ फिर थोड़ा प्राइस भी बढ़ता है डेफिनेटली, लेकिन एज आई सेड, नॉट द चीपेस्ट बाय बट द बेस्ट बाय। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। एंड रोजगार के लिहाज से अगर हम बात करें तो रोजगार काफी बढ़े हैं और मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा हुआ है। आपका अपना इंडस्ट्री का क्या कुछ अनुभव है, और दूसरी इंडस्ट्रीज को भी आप देखते होंगे, रोजगार के लिहाज से क्या कुछ कहेंगे? सर, रोजगार एक्चुअली हमने एक प्रेजेंटेशन जब दिया था, हमने एक छोटी सी बात में आपको कहूंगा कि टॉय इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले टॉयज कहाँ बनते थे, यूएस में बनते थे, ग्रेट ब्रिटेन में बनते थे, जर्मनी में बनते थे। वो जैसे जैसे वो कंट्रीज डेवलप्ड हो गई, वो बनना चालू हुआ जापान में या चाइना में, जैसे कंट्रीज डेवलप हुई अभी आ गया इंडिया में। टॉय इंडस्ट्री जो है एक इट्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑल्सो। और इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री में लेबर बहुत लगती है क्योंकि ऑटोमेशन का काम बहुत कम लिमिटेड है हमारी इंडस्ट्री का। ठीक है, तो इसलिए एंड मोस्टली विमेन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। एंड विद मेक इन इंडिया इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है क्योंकि लोगों को इंकरेज किया गया है कि आप एक इंडस्ट्री लगाइए। ठीक है, एक इंडस्ट्री लगती है तो ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं, वर्क जनरेट होता है। ठीक है, हिमानी जी, अंतिम सवाल आपके पास हम आना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे, जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, उसका विजन है 2047 तक का विकसित भारत बनाना। आत्मनिर्भर भारत एक बड़ा नारा है और कई क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं और कई क्षेत्रों में आने वाले समय में आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। ऐसे में जो ये मेक इन इंडिया है, जिसके 10 साल पूरे हो गए हैं, अगर हम 2047 की बात करें, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनाना है और बहुत जल्दी जो विश्व की तमाम एजेंसियां हैं वो कहती हैं कि बहुत जल्दी भारत बन भी जाएगा, तो ऐसे में मेक इन इंडिया को आप इसका योगदान किस तरह से देखती हैं? बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र का, और ये
जारी ही रहेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे आपने बताया अभी हमारे इतने ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और हमें ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड लोगों को स्किलिंग करनी होगी ताकि वो बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लीड कर सकते हैं। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो केवल एक अर्थव्यवस्था नहीं होती, इट इज ऑल्सो अबाउट लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल। सो विद बेटर इनकम्स, बेटर क्वालिटी, वो बहुत सारी चीजें उसके साथ आएंगी। और आत्मनिर्भर भारत की तो बहुत सारे अवयव हैं। वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड है, वो बेटर मीटिंग ऑल SDG गोल से रिलेटेड है, वो बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन एंड ऑफ कोर्स बेटर इनकम्स विद पीपल से रिलेटेड है। सो मेरा मानना है कि हम लोग उस दिशा में बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं, और सरकार हर पहलू पर केवल 47 को ही नहीं देख रही है, वो हर वर्ष को कितने कदम हम हर वर्ष चल सकते हैं उस दिशा में भी काम कर रही है, ताकि हम ये जो छोटे छोटे कदम ले रहे हैं वो बढ़ करके हम 2047 तक हम लोग आत्मनिर्भर भारत बन सकें। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारत, अगर मेक इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो भारत 10 साल मेक इन इंडिया के पूरे कर चुका है, और जो मेक इन इंडिया का शेर है इसकी गति लगातार बढ़ रही है। और आने वाले वर्षों में जिस तरह से लगातार रिफॉर्म किए जा रहे हैं, नई नीतियां बनाई जा रही हैं, और मेक इन इंडिया को और तेज करने के लिए, इस शेर की गति को और ज्यादा करने के लिए नई नई पॉलिसीज लाई जा रही हैं, नए नए रिफॉर्म किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में इस 10 साल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम 15 साल 20 साल की बात करेंगे तो और अच्छे परिणाम हमारे सामने होंगे। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।